और देश में कोरोना केसेस काफी बड़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं है। फिलहाल मैं अपना मास्क उतार के अपना बुलेटिन शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्टूडियो में इस समय मैं अकेली हूं और कोई नहीं है। सबसे पहले आपको बुलेटिन में बताते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल को आज 7 साल पूरे हो रहे हैं और इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी गांव में सेवा कार्य शुरू कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी पार्टी अध्यक्ष हरिद्वार के 3 गांव में सेवा कार्य करेंगे। सांसद अजय भट्ट हल्द्वानी रामनगर में रहेंगे। अजय टमटा अपनी लोकसभा के बजेटी गांव में रहने वाले हैं। सांसद नरेश बंसल की अगर बात करें तो भगवानपुर और रुड़की में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नवादा में ब्लड कैंप में हिस्सा लेने वाले हैं। पूरे कार्यकाल की अगर मॉनिटरिंग की बात की जाए तो वो महामंत्री सुरेश भट्ट के द्वारा की जाएगी। तो सबको ये जिम्मेदारी दे दी गई है, सांसद, विधायक, पदाधिकारियों को, कि जाएं लोगों के बीच, उनका हाल जाने, हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जाए। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के बाद पूरे देश में सेवा कार्य का आगाज किया गया है, जिसमें तस्वीरें आपके सामने उत्तराखंड से, जहां हम आपको बता रहे हैं कि हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच के लोगों का हाल जाने, कोरोना के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले। ये संकल्प है मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने का। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केसेस अब घटते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि शनिवार यानी कि कल कोरोना के 1687 नए मामले आए थे। 24 घंटे में 58 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा है। 4446 लोग रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। उत्तराखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल घटकर 31,000 पहुंच गई है। 31,000 के आसपास एक्टिव मामले, और जो कल मामले आए हैं उसमें सबसे ज्यादा देहरादून से 285 नए मामले हैं। उसके बाद हरिद्वार से 186 और नैनीताल से भी 176 नए मामले हैं। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि लगातार मामले घटते जा रहे हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की अगर बात की जाए तो इसके केस आने में 1 महीना पूरा हो गया है। लगातार केसेस आ रहे हैं। 1 महीने में ब्लैक फंगस के 127 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, जिसमें 13 मरीज ठीक हो चुके हैं, 9 की जान जा चुकी है। जरूरी इंजेक्शन की किल्लत भी देखी जा रही है। तो ब्लैक फंगस ने भी पूरे देश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार 1 महीने में कई मामले उत्तराखंड में सामने आ चुके हैं। 13 मरीज हालांकि ठीक होके डिस्चार्ज किए गए हैं, पर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है ब्लैक फंगस के चलते। अब तक ब्लैक फंगस के 127 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती हुई दिख रही है। सरकार चारधाम यात्रा खोलने पर विचार कर सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कहते हैं कि चारधाम से जुड़े हुए व्यवसायियों, पंडा पुरोहितों के हितों को लेकर सरकार विचार कर रही है। अनलॉक की प्रक्रिया में पहले चरण में स्थानीय लोगों के लिए यात्रा खोलने पर विचार हो रहा है। तो जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को हम अलाउ करेंगे। अभी वहाँ पर कुछ साधु लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ गांव वाले इंतज़ार कर रहे हैं, पर क्योंकि हमने लॉकडाउन लगा दिया है तो हम उनको अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब सभी हमने रोके हुए हैं तो भक्त तो बराबर होता है, उस पर कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, कोई फ़र्क नहीं ला सकते। तो इसलिए हमने रोका हुआ है। जैसे ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म होगा, जो है चेकिंग करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद हम लोग को धीरे धीरे अलाउ करेंगे। उत्तरकाशी में गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के बाद तीर्थ पुरोहितों ने सीएम को गंगोत्री का गंगा जल भी भेंट दिया। उनसे मांग की गई है
मुख्यमंत्री से मांग की गई है इन पंडा पुरोहितों की तरफ से कि देवस्थान बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। स्थान जो ये कानून बनाया गया उसको पूर्णतः खत्म करने के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, हमने ये निवेदन किया है कि उसको तुरंत से तुरंत उसको अमली जामा पहनाया जाए और उस चीज़ों को ख़त्म किया जाए, इस कानून को। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का करीब 3 महीने का कार्यकाल कोरोना महामारी से जूझने में ही निकल चुका है। चुनाव से पहले के अगले 7 महीनों में मुख्यमंत्री के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। उसमें भी सबसे बड़ी चुनौती कोरोना ही रहने वाली है, क्योंकि कोरोना कम होगा तभी कोई दूसरा काम होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने तो किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयानक होगी। 10 जून को मुख्यमंत्री का 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और अब तक मुख्यमंत्री का जो वक्त बीता है वो कुंभ को निपटाने और कोरोना से निपटने में बीता है। ऐसे में अगले 7 महीने में मुख्यमंत्री के सामने वक्त कम है और काम ज्यादा। हालात ये हैं कि कोरोना के साथ मुख्यमंत्री को विकास काम, मॉनसून सीजन, कोरोना की तीसरी लहर और अपने विधानसभा चुनाव के मोर्चे पर जूझना है। ऐसी महामारी में जब आदमी ऐसी महामारी में लीड कर रहा हो तो ऐसे समय में मैं सोचता हूँ जैसे युद्ध में कोई लीड कर रहा है, अब उससे कहो कि नहीं साहब ये सेनानायक कैसा है, तो भाई इसमें युद्ध के समय में आप सेनानायक की क्वालिटी और अवगुण गुणों पे नहीं टिप्पणी कर सकते। सरकार के इस दौर में ये कोविड की मार पड़ी और इस समय सरकार का सारा फोकस कोविड की जंग को जीतने पे है कि किस तरह आम आदमी के जीवन को सुरक्षित रखा जाए। सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, राजनीतिक तौर पर भी जो राजनीतिक गतिविधियां होनी चाहिए थी, चुनावी वर्ष है, वो गतिविधियों को सरकार ने बिल्कुल किनारे रख दिया, क्योंकि इस समय मैंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राजनीति न होकर आम आदमी के जीवन को बचाने को प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी सरकार फिलहाल कोरोना के मोर्चे पर जुटे हैं, लेकिन चुनाव में कोरोना के साथ मुद्दा रोजगार, कारोबार और विकास का भी होगा। ऐसे में हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री के लिए काम आसान नहीं है और इसी बात को विपक्ष राहत के तौर पर देख रहा है। राज्य की जो समस्याएं त्रिवेंद्र सिंह छोड़ के गए हैं उनमें से किसी का समाधान करना इनके लिए संभव है ही। 10 मार्च से पहले तीरथ सिंह रावत ने शायद ही सोचा होगा कि 57 विधायकों की सरकार के सबसे मुश्किल साल का कार्यकाल उन्हें संभालना पड़ेगा और कुंभ से लेकर कोरोना तक, मॉनसून से लेकर इलेक्शन तक के मोर्चों में एक साथ जूझना होगा, वो भी 2022 से पहले जनता की उम्मीदें पूरी करने के बोझ के साथ। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, लेकिन अभी भी हरिद्वार के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, वहीं कुछ ग्रामीण सोशल मीडिया से भ्रम का शिकार हो गए हैं। इन भ्रमित ग्रामीणों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं कुछ तो खुद को ही फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। और आप कह रहे हो वैक्सीन लगवाने के लिए, सर एक तो स्वस्थ हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि केसेस बहुत सारे ऐसे इस तरह के आए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनकी डेथ हुई है और 40-50 से ज़्यादा उनकी डेथ हुई है वैक्सीनेशन करवाने के बाद। तो सर वैसे मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने नहीं लगा। क्यों? देखिए सर, जिस तरह से वैक्सीन लगी है और कई लोगों की वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ हो चुकी है, और दूसरी बात स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के अंदर अभी तक एक बार ही आई है, उसके बाद किस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है आज गाँव में। वहीं प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपालों, बीडीओ, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी नजर रखी जा रही है। कहीं भी संदिग्ध लक्षणों की शिकायत होने पर सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लोगों को भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए। अब हम प्लान करेंगे, भ्रामक जो प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित क्षेत्र हो, नगर निगम क्षेत्र हो या नगर पालिका क्षेत्र हो, हमारी जो टीम है वो रजिस्ट्रेशन का काम कर रही है और
केवल जो ये और इसके साथ साथ जो NGO वगैरह हैं वो भी हमारे लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन करने के। वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रामक जानकारियों के चलते लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए एड़ी खीर बना हुआ है। अगर लोगों में इसी तरह जागरूकता की कमी रही तो सरकार के टीकाकरण अभियान की गति जरूर धीमी पड़ जाएगी। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि नैनीताल के ऐतिहासिक भवाली सैनिटोरियम अस्पताल के अस्तित्व पर पिछले कई दशकों से संकट था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम अस्पताल में जल्द ही कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। हाईकोर्ट ने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले अस्पताल को कोविड सेंटर के तौर पर तैयार करने में तेजी आई है। भवाली सैनिटोरियम साल 1912 में तैयार किया गया था, जो अभी तक बदहाल था, लेकिन अब हाईकोर्ट के अस्पताल के बाद इस अस्पताल के दिन बहरने की उम्मीद है। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को एक स्पष्ट आदेश दिया था। यदि सरकार के द्वारा उन आदेशों का पालन तब कर लिया होता तो आज माननीय उच्च न्यायालय को कोविड सेंटर के लिए पुनः यह आदेश नहीं देना पड़ता। स्थापना के बाद साल दर साल अस्पताल की हालत बिगड़ती रही तो तिवारी सरकार में 5 करोड़ की मशीनें खरीदी गईं। साल 2011 में इस अस्पताल को आयुष अस्पताल बनाने की योजना बनी, लेकिन वो भी कभी धरातल पर नहीं उतर सकी। बाद में हाईकोर्ट ने जुलाई 2018 में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का आदेश दिया, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। अब कोविड सेंटर के तौर पर अस्पताल पर विधायक कहते हैं कि भविष्य की योजना बड़े अस्पताल की है, लेकिन भविष्य में हमारी कोशिश है कि भवाली सैनिटोरियम को भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम विकसित करने के लिए प्रयास करें, जिससे निश्चित तौर पर हमारे समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को और कहीं ना कहीं बीडी पांडे पे भी जो अत्यधिक भार है उससे हम निश्चित तौर पर आगे अगर इस दिशा में हम प्रयास करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारा बोझ कम होगा। ऐसे में अगर ये 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू होता है और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज स्टार्ट की जाती हैं तो कुमाऊँ के एक बहुत बड़े हिस्से को, जिसमें रानीखेत, द्वारका, अल्मोड़ा और जो आसपास का सारा इलाका है, उसके लोगों को बहुत फायदा होगा। जब सरकारें कुछ नहीं कर सकी तो हाईकोर्ट को हंटर चलाना पड़ा। अब 100 साल से ज्यादा पुराने अस्पताल की दशा सुधरती है तो फायदा पहाड़ को ही मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो कोरोना की जंग में कई सामाजिक संस्थाएं भी लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा योगदान हंस फाउंडेशन का है, जो कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने में काम कर रहा है। पौड़ी के चौबट्टा खाल, लैंसडाउन और कोटद्वार इलाके में इस संस्था की ओर से लाखों परिवारों को मेडिकल मदद दी जा चुकी है। पहाड़ के दूरस्थ इलाकों के रहने वाले लोगों तक भी इस संस्था की ओर से मेडिकल हेल्प पहुंचाई गई है। करुणामयी माता श्री मंगला जी एवं श्री भोले महाराज जी के माध्यम से जो है यहाँ पे हमारे को इस कोविड काल में वो बचाव सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जो इस समय गांव या दूरस्थ क्षेत्रों की ज़रूरत है या मरीजों की ज़रूरत है। कोरोना के दौर में अपनी हिम्मत बनाए रखने वालों का मैसेज देने वाला गाना सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है। इस गाने को आवाज दी है पुलिस विभाग में सेवारत सोनिया जोशी और उनके साथ अभिषेक भट्ट ने। गाने में फिल्म एक्टर सोनू सूद के भी बोल हैं और इस गाने में पुलिस के काम को भी दिखाया गया है। सोनिया, जो खुद पुलिस विभाग से जुड़ी हुई हैं, वो कहती हैं कि पुलिस ने कोविड में लोगों तक मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीजन जांच के लिए टीम लगाई है। पार्टी ने अपने 10,000 कार्यकर्ता इसमें जोड़े हैं। हर गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत काम कर रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया और रिटायर्ड कर्नल कोठियाल ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संकट में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। वो उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में अब ऑक्सीजन जांच केंद्र खोल रही है और इस जांच केंद्र में ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, साथ ही साथ
बाकी इक्विपमेंट्स भी रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों के पल्स रेट भी जांचेंगे, उनका शुगर लेवल भी जांचेंगे, साथ ही साथ उनका टेम्परेचर भी लेंगे। और जिस किसी को भी लगता है कि कहीं कोई सिम्टम है या फिर टेम्परेचर की दिक्कत है तो उनको वो किट भी प्रदान करेंगे, जिससे कि वो उनका प्राइमरी तौर पर इलाज है। बढ़ते आगे पौड़ी से खबर, जहां पर राशन को बांटने को लेकर मिली शिकायतों पर डीएम ने डांडा पानी के खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी राशन को लेकर जानकारी ली। साथ ही छतरीधार और पेट्रोल पंप के पास मौजूद सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का भी निरीक्षण किया। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार देखिए 11 बजे की 11 खबरें।